नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 9 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 9 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। और यहाँ पर जो आप लोगों को मुख्य पृष्ठ पर दिखाई पड़ रहा है क्या कि यहाँ पर जो अब जिताया भारत को मेडल, तो ये कौन है। और ये शुरुआत में जो है लिखा हुआ आपके पास हेडिंग लाइन क्या, मछली बेचकर ये शुरुआत में जो है अपना जीवन यापन करती थी और मछली बेचकर जीवन यापन करती थी। अब जो है ये भारत को ये मेडल दिलाई है, तो समझ सकते हैं कि ये कितना परिश्रम की होगी। और उसके बाद जो है ये किस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करती है, सभी पर डिटेल से बातचीत करेंगे। और इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में किसी भी परीक्षा में, तो आइए बात करेंगे आगे चल के। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट पहले प्रश्न पर। क्या है पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, जो जुड़ रहे हैं साथ साथ जुड़िएगा, है ना। यदि आप साथ साथ बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बनाते रहिएगा। आवाज उम्मीद है कि आप लोगों के पास सही से आ रहा होगा। चलिए सही है, एक बार चेक कर लेते हैं सभी चीज को, है ना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं और हम लोग बनाते हैं पहले प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग के सामने में क्या है, और पहला प्रश्न ही आप लोगों को दिवस से संबंधित है। और हाल ही में जो है एक दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस मनाया गया है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मनाया गया कि भारत में वायुसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो है वायुसेना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि वायुसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बना रहे साथ साथ बनाते रहिएगा रामू जी, है ना। जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। और सबको जोड़िए, जो आपके सहपाठी हैं सभी को जोड़िए, ठीक है। और आइए सबको मिलकर हम लोग जो बनाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर्स। जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उस पर भी बातचीत करते रहेंगे। यहाँ पर आंसर आप लोग बना चुके होंगे। आंसर यहाँ पर सही आंसर क्या बन रहा है, 8 अक्टूबर, जो कि प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है कौन सा दिवस, तो ये वायु सेना दिवस मनाया जाता है ना। और इसकी स्थापना यदि बात करें कि वायुसेना दिवस की स्थापना कब होती है, तो ये आपको 8 अक्टूबर को ही कब 1932 में होती है ना। ध्यान रखना है, आज़ादी से पहले हो रहा है ना। तो आज़ादी से पहले आपको देखने को मिल रहा है क्या कि भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है। और ये कब, तो 1932 में होती है, जिसके बाद से ही जो है कह सकते हैं प्रतिवर्ष जो है आपको वायुसेना दिवस जो है कितने तारीख को, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, नाम सुने होंगे, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो है भारतीय वायुसेना का संस्थापक माना जाता है। भारतीय वायुसेना का संस्थापक यदि पूछे तो किनको माना जाता है, तो ये सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। और आजादी के बाद 1 अप्रैल 1954 को जो है सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख भी नियुक्त किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। और भारतीय वायुसेना का आप लोगों को एक लाइन पूछा जाता है, एक का क्या लिखे हैं आप, 1 का 8, चलिए सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है आप लोगों को पूछा जा रहा है कि एक लाइन देखिए, ध्यान रखना है, इसको जो है आपको अलग कलर से डिनोट कर दिया है कि भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है क्या है, नवः स्पृशम दीप्तम। अच्छे से पढ़ेंगे, संस्कृत में ये लिखा हुआ है, क्या है, नवः स्पृशम दीप्तम। अधिकांश लड़के का ये प्रश्न गलत होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है नवः स्पृशम दीप्तम होता है, जो क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस शब्दों को लिया कहां से गया है, तो इस शब्दों का जो प्रयोग किया गया है ये आपको गीता के 11वें अध्याय से ये लिया गया है। कहां से लिया गया है, नवः स्पृशम दीप्तम जो है लिया गया है गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये भी पूछा गया है प्रश्न कि नवः स्पृशम दीप्तम जो है इसका स्रोत कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है, गीता से लिया गया है, ठीक है। और गीता के किस अध्याय से, तो गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। महाभारत के दौरान आप लोग सुन रहे होंगे, महाभारत का ही पार्ट एक गीता होता है ना। और महाभारत महायुद्ध के दौरान जो है आपको कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है अर्जुन को दिए गए उपदेश में से ये एक है। जो उपदेश दिए हैं उसी में से एक उपदेश आपको ये भी देखने को मिल रहा है, नवः स्पृशम दीप्तम। और
यह है किसका आदर्श वाक्य? तो ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। तो जो प्रमुख प्रश्न यहाँ से तैयार हो सकते हैं वो आप लोगों को बताते भी चलते हैं, साथ साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ बात करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगा याद करना। तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय वायुसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को? तो ये आपको 8 अक्टूबर को अर्थात कल के दिन ही जो है पूरी तरह से भारत में मनाया गया था, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर, और हम लोगों के पास अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, और प्रतिदिन अभी जब जब घोषणा हो रही है नोबेल का, तो नोबेल आप लोगों को करवाते जा रहे हैं, है ना। सबसे पहला नोबेल आप लोगों को करवाए थे किसमें? चिकित्सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में। दूसरा आपको करवाए थे फिजिक्स के क्षेत्र में, कल ही करवाए थे। और आज जो आप लोगों को प्रश्न है, क्या है प्रश्न? ध्यान देना है, यहाँ पर इस बार रसायन है। क्या है? रसायन है, कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जैसे जैसे घोषणा हो रही है वैसे वैसे आप लोगों को जो है सेगमेंट में आप लोगों को मिल रहा है। क्या है? यहाँ पर रसायन के बारे में बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे घोषणा हो रही है, घोषणा होते होते आप लोगों को प्रश्न भी तैयार करते जाना है। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है बता सकते हैं आप लोग? चलिए, यहां पर जो है आप लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल जैसे ही पूछे तो इसका सही आंसर होगा सुसुमो कितागावा, है ना। क्या है? सुसुमो कितागावा एक नाम हुआ, दूसरा नाम जो है आपको रिचर्ड रॉबिन्सन होगा, और तीसरा नाम जो होगा उमर एम यागी होंगे। ध्यान रखें, 3 वैज्ञानिकों को यहां पर भी जो है आपको रसायन के क्षेत्र में ये मिल रहा है। कितने वैज्ञानिकों को? ये 3 वैज्ञानिकों को। किनको किनको मिल रहा है? इसका सही आंसर ए ही होगा, सुसुमो कितागावा को, रिचर्ड रॉबिन्सन को और उमर एम यागी को। तो ये 3 व्यक्ति हुए। हम आप लोगों को रिवीजन के तौर पर जो है मेडिसिन का भी बताएंगे, और क्या बताएंगे फिर से आपको फिजिक्स के, जो फिजिक्स के बारे में उसे कल दिए हैं। यदि आप विस्तार से जाकर देखना चाहते हैं तो आपको परसों और कल का वीडियो जाके देखना होगा। यहाँ पर इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनता है, और ये क्या चीज पे खोज किए हैं जो इनको मिला है नोबेल प्राइज के लिए, इनको घोषणा क्या क्या इनका नामांकन आया है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि साल 2025 का जो है रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार जापान के, अब देखिए देश भी याद रखना है, कौन कहाँ के रहने वाले हैं। जापान के नाम से पता चल रहा है, जापान के क्या है? सुसुमो कितागावा। कहाँ के रहने वाले हैं? सुसुमो कितागावा आपको जापान के। ऑस्ट्रेलिया के आपको रहने वाले हैं रिचर्ड रॉबिन्सन रहने वाले हैं। जो रॉबिन्सन आपको देखने को मिल रहा है, रॉबिन्सन इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के जो देखने को मिल रहा है रिचर्ड रॉबिन्सन, ये कहाँ के? आपको ऑस्ट्रेलिया के। यदि बात करते हैं अमेरिका का, अमेरिका का आपको कौन देखने को मिल रहा है? उमर एम यागी देखने को मिल रहे हैं। ये आपको अमेरिका के देखने को मिल रहे हैं, कौन? उमर एम यागी। अब देखिए कहीं कहीं पर यदि आप पढ़ते होंगे तो इसके बारे में आपको कहां पर होगा? यूके लिखा हुआ होगा, लेकिन जो जिस यूनिवर्सिटी से रहता है, जिस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होता है और वर्तमान तौर पर वो जहां के रहने वाले होते हैं उसको जो है नागरिकता वहीं का दिया जाता है। अभी वर्तमान में अब जन्म नहीं देखा जाता है, यहाँ पर नागरिकता देखा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये आपको देखने को मिल रहा है रिचर्ड रॉबिन्सन, है ना। इसको रॉबिन्सन भी पढ़ सकते हैं या रॉबिन्सन पढ़ सकते हैं। जो आपको कहीं कहीं पर जो है आपको देखने को मिला, क्या देखने को मिल रहा है? अब यहाँ पर देख लीजिए, आप इमेज पर देख लेते हैं तब एक बार बात करते हैं, है ना। ये 3 वैज्ञानिक आपको बता चुके हैं, और तीनों वैज्ञानिक जो आपको बता रहे हैं फिर से एक बार देख लीजिए नाम के साथ, इमेज के साथ। सबसे पहला आपको नाम क्या बोले? सुसुमो कितागावा, और सुसुमो कितागावा कहाँ के? आपको जापान के रहने वाले हैं, है ना। ये जो पहला तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। और रिचर्ड रॉबिन्सन जो आपको देखने को मिल रहा है, रिचर्ड रॉबिन्सन जो देखने को मिल रहा है, ये कहाँ के देखने को मिल रहा है? आपको ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। और इनको भी मिल रहा है किसके? रसायन के क्षेत्र के लिए मिल रहा है। उसके बाद तीसरा व्यक्ति जो आपको देखने को मिल रहा है उमर एम यागी जो देखने को मिल रहे हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपको यूएसए के रहने वाले हैं। और ये 3 व्यक्ति अभी तक में जो है कितने व्यक्तियों को? 9 व्यक्तियों को दिया जा चुका है ना। 3 व्यक्ति आपको मेडिसिन के क्षेत्र में, 3 व्यक्ति आपको किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में, और 3 व्यक्ति को आपको रसायन के क्षेत्र में। और रसायन वाला जो है आपको आज करवा रहे हैं। और इन लोगों को क्यों दिया गया है, किस वजह से दिया गया, क्या चीज थीसिस किए हैं या क्या खोज किए हैं? तो ये जो आपको दिया गया है, इन लोगों को नोबेल के लिए नामांकन इसलिए हुआ है कि ये जो है क्रिस्टलीय पदार्थ, एक ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ कह सकते, यहां पर जो आपको देखने को मिलता है स्वीडिश रॉयल एकेडमी साइंस ने यह सम्मान जो है उन्हें क्यों दिया है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दिया गया। क्यों दिया है ये आप लोगों को अभी ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, एक नाम आपको रखना है याद, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। आपको केमिस्ट्री का नाम है तो याद रखना है। यह ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो धातुओं और ऑर्गेनिक अणुओं से मिलकर ये बनते हैं। क्या चीज से बनते हैं? ये धातु और ऑर्गेनिक अणुओं से ये मिलकर तैयार होता है। और गैसों, दवाओं और रसायनों के भंडारण और शुद्धिकरण में ये क्या निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या मैसेज किए? मैसेज लिख के आप लग रहा है डिलीट कर दिए। लिखिए जो मैसेज लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी यदि आप पूछना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं।
ये ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ है। कौन सा क्रिस्टलीय पदार्थ है? ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अच्छे से बात कर रहे हैं, ध्यान से बात कर रहे हैं, ध्यान देना है आप लोगों को, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नोबेल जो है आप लोगों को पूछेगा। आप लिख लीजिए कि 100% है कि आपको कोई ना कोई नोबेल आप आने वाले दिनों में किसी न किसी परीक्षा में आपको मिल जाएगा। और नाम आपको देख रहे हैं थोड़ा कठिन कठिन नाम लगेगा, जैसे ही जापानी नाम है, अमेरिकन नाम है, तो आपको थोड़ा कठिन नाम लगता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए ये तो हो चुका आज का जो कि रसायन के लिए था, रसायन के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य था। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या क्या करवा चुके हैं नोबेल में? तो सबसे पहले इस साल जो फिजिक्स कल भी बात किए थे, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया है 3 अमेरिकी नागरिकों को दिया गया है, 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को, अमेरिकी नागरिक नहीं कह सकते, अमेरिकी ही है लेकिन वैज्ञानिक हैं ये। तो अमेरिकी आपको वैज्ञानिक कौन कौन है? आपको जॉन क्लार्क, उसके बाद मिशेल डेवोरेट और उसके बाद जॉन मार्टिन्स को। और ये तीनों व्यक्तियों को दिया गया है किस क्षेत्र में? तो ये आपको दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में आपको परसों के वीडियो में करवाए थे, क्या करवाए थे कि मैरी ई ब्रोंको, उसके बाद फ्रेडे रैम्सडेल और सिमोन साकागुची। यहां पर जो है ये भी 2 व्यक्ति आपको रहने वाले हैं अमेरिका के, और सिमोन साकागुची रहने वाले हैं जापान के। तो जापान के अब तक जो है 3 व्यक्ति हो चुके हैं। एक तो सिमोन साकागुची जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं, और तीसरा आपको दूसरा जो देखने को मिल रहा है सुसुमो कितागावा जो कि आपको रसायन के क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं। और एक आपको याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के केवल अभी आप तो रिचर्ड रॉबसन जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा अधिकांश वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले हैं? सभी वैज्ञानिक रहने वाले हैं अमेरिका का। तो 1-2 याद कर लीजिए, उसके बाद सभी अमेरिका पर आ जाइए अभी तक में, है ना। ये आपको सभी के बारे में बता चुके हैं, उम्मीद है कि याद रखिएगा, अच्छे से इसको नोट करते चलना है ना। प्रतिदिन आपको नोट करके रखना है, और नोट करके रखिएगा तो आपको आसानी से यह याद रहेगा। इमेज पे आपको बता ही चुके हैं कि इमेज पे कौन कौन से हैं, रिचर्ड रॉबसन कौन है, ओमर एम यागी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, सभी आपको बता चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए जो है पहला पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कह सकते हैं आपको यहाँ पर कौन बन गई है, किस खेल में? तो यहाँ पर जूडो में, और जूनियर वर्ग में आपको जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जो है भारत के लिए पहला है। भारत के लिए पहला, आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी पहला पहला हो, ठीक है, तो उसको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से नोट रखना है। तो भारत के लिए कह सकते हैं ये क्या है? पहला है। और पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी कौन बन गई है? ये खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर आप दे सकते हैं। यदि आंसर आपके पास नहीं है तो आपको सीधे तौर पर बताते हैं। यहाँ पर आपको कौन आंसर बन रही है? लिनथुई चनम्बम बन रही है ना। इसको चनाबम भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर जो है इंग्लिश में आपको रहता है CHNA रहता है, तो यहाँ पर चनाबम पढ़ते हैं, लेकिन चनम्बम होता है। तो लिनथुई चनम्बम, हिंदी में यदि पढ़ेंगे तो आपको लिनथुई चनम्बम पढ़ेंगे। तो लिनथुई चनम्बम जो आपको रहने वाली है, नाम इसलिए कहाँ की रहने वाली आपको लग रही है? भारत की रहने वाली लग रही है, भारत की है बाबू, है ना। ये आपको लिखा हुआ है, हेडिंग लाइन में ही लिखा हुआ है कहाँ का, तो ये भारत के लिए। तो भारत के लिए जो है पहला पदक ये जीत रही है किस क्षेत्र में? तो ये जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीत रही है। और इनका क्या नाम है? नाम अच्छे से याद रखना है, लिनथुई चनम्बम। और लिनथुई चनम्बम जो है आपको मणिपुर की रहने वाली है, इसी वजह से जो है आपको इसका नाम जो है थोड़ा सा देखने को पड़ता है, देखने को मिल रहा है इस तरह का। कहाँ की रहने वाली है? इसके जीवनी के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये आपको मणिपुर की रहने वाली है और मात्र 19 वर्ष की है। और इनका नाम क्या है? लिनथुई चनम्बम, है ना। इंग्लिश में देखिए तो CHA है लिखा हुआ, NA लिखा हुआ, इसी वजह से जो है इसको चनाबम भी पढ़ देते हैं, लेकिन चनम्बम होता है। क्या होता है? चनम्बम। किसी किसी पेपर में देखिएगा तो आपको चनाबम भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन शुद्ध होता है क्या है? हिंदी में चनम्बम होता है। तो लिनथुई चनम्बम, इन्होंने क्या इतिहास रचा है आइए देख लेते हैं। तो लिनथुई चनम्बम जो है पेरू में, कहां पर ये खेल का आयोजन हो रहा था? पेरू की राजधानी जो लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा में जो है आपको जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनके द्वारा क्या जीता जाता है? मेडल जीता जाता है। और ये मेडल जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत के इतिहास में जो है ये पहली बार है किसी खिलाड़ी ने जो है जूडो आपको जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या होती है? मेडल जीतती है। ये ध्यान रखेंगे, इतना आपके लिए काफी है कि जूडो जूनियरशिप में। और यहां पर आइए देखिए, इसके बारे में आपको मुख्य थीम पर था, यही प्रश्न था आपको मुख्य थीम पर, और इन्हीं के बारे में आपको इमेज था। किनके बारे में? तो ये आपको लिनथुई चनम्बम के बारे में था इमेज। और ये क्या प्रेरणादायक है, क्यों है ना, ये प्रेरणादायक कह सकते हैं। इनसे आप क्या सीख सकते हैं आपको बता देते हैं। लिनथुई चनम्बम की कहानी जो है बेहद प्रेरणादायी है। उनके पिता जो है आपको एक किसान है, और वो जो है आपको मछली बेचते थे। इनके पिता क्या करते थे? किसान थे, और इनके पिता किसान थे, तो स्वाभाविक बात है कि किसानी वर्ग वाला कोई काम करेंगे। और इनके पिता क्या बेचते थे? तो मछली बेचते थे। और परिवार में पैसों की तंगी की वजह से जो है, इसलिए ये अपने पिता की मदद करने लगे। पैसा का अभाव था, तो पिता जितना काम करते थे उससे आपूर्ति नहीं हो पाती थी। इसी वजह जो है ये परिवार के साथ मिलकर क्या करने लगती है? अपने
पिता के साथ मिलकर अपने पिता की ये क्या करने लगती है, मदद करने लगती है ना। और लिनथोई जो है बचपन से कह सकते हैं कि उनका ये हाथ बटाती है, सीधी सी बात है कि मछली बेचने का कार्य ये भी आपको करने लगती है ना। तो मछली बेचती थी बचपन में, ये क्या करती थी, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं कि आपको जो ये है आपको अपने पिता के साथ ये भी मछली बेचती थी। लिनथोई आपको यहाँ पर देखिए चनम्बम आप लिखिएगा यहाँ पर, लिनथोई चनम्बम जो है महज 8 साल की उम्र से ही ये क्या करती थी, जूडो ट्रेनिंग करने लगी थी। आसपास में जूडो ट्रेनिंग करवाया जाता था, इसी वजह से जो है ये आपको 8 साल की उम्र में ही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि आप जूडो ट्रेनिंग करने लगती है। हालांकि वो फुटबॉल और बॉक्सिंग भी करती थी, है ना। तो बॉक्सिंग आप लोगों को देखने को मिलता है कि मणिपुर की तरफ से जो है बॉक्सिंग सबका थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। खिलाड़ी सबको क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है ना, गार्जियन के द्वारा भी दिया जाता है। और इस वजह से जो है ये आपको देखने को मिलती है क्या, 2021 में जो है लिनथोई चनम्बम है महज 15 से 16 साल की उम्र में आपको भारत के लिए ये ब्रॉन्ज मेडल जीतती है। यदि बात करें कि 2022 में जो इनके द्वारा जो है वर्ल्ड जूडो कैडेट्स आपको चैंपियनशिप में भी जो है ये क्या जीतती है, आपको गोल्ड मेडल जीतती है। और 2023 में ध्यान रखेंगे ये पॉइंट को कि 2023 में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो 2023 में जो है इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देख रहे हैं कितने वर्ष की उम्र में इनको क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद 2023-24 के सीजन के दौरान देखते हैं तो इनको लग जाती है चोट लग जाती है। जूडो में जानते होंगे कि कभी किसी वक्त जो है कोई घायल हो सकता है, तो इसी में खेल में इसको खेलते हुए जो है इनको बड़ी चोट का सामना करना पड़ता है और वो काफी समय तक क्या रहती है, खेल से दूर हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बावजूद जो है ये क्या करती है, फिर से वापसी करती है। और जैसे ही वापसी करती है तो आपको देखने को मिलता है भारत के लिए ये क्या दिलाती है, आपको देश को ये मेडल दिलाती है। तो इसी वजह से जो है आपको बोले थे कि ये जो है आपको महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है तो इनका नाम याद रखना है, लिनथोई चनम्बम याद रखना है। और आपको कुछ दिन पहले जो है जूडो से ही एक प्रश्न दिए थे हिमांशी टोकस के बारे में, उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए। और हिमांशी टोकस क्या था, हिमांशी टोकस यदि बात करेंगे तो हिमांशी टोकस जो है जूनियर विश्व रैंकिंग में ये शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली बनी थी, शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय यदि पूछे, ये भी जूनियर वर्ग में ही। हिमांशी टोकस के बारे में यदि बात करें तो ये आपको नोट कर लीजिएगा, तो हिमांशी टोकस जो है जूनियर वर्ग में ही विश्व रैंकिंग में ये क्या है, विश्व रैंकिंग में जो है शीर्ष पर पहुंचे हुए थी और ये पहली भारतीय बनी थी। ये जूडो में ये भी है और ये आपको हिमांशी टोकस है। जबकि आपको बात कर रहे हैं यहाँ पर लिनथोई चनम्बम के बारे में, तो ये क्या है आपको किसमें, तो ये आपको चैंपियन बन रही है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये चैंपियन बन रही है। ठीक है, चैंपियन कहने का मतलब सीधी सी बात है क्या, ये गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही है ना। तो ये चैंपियनशिप में आपको ध्यान रखना है। और ये जो आप तस्वीर देखने को मिल रहा है यही है आपको लिनथोई चनम्बम, जो कि जीत रही है भारत के लिए मेडल प्राप्त कर रही हैं। तो इसमें ये किस वर्ग में, तो आपको ये जूनियर वर्ग में जूडो में है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये जीत रही है, आपको मेडल प्राप्त कर रही है। तो ध्यान रखेंगे इनको। और यही आपको मुख्य पृष्ठ पर आपको देखने को मिला था, यही हेडिंग लाइन के साथ देखने को मिला था। चले, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इनसे थोड़ा सा यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो सीख सकते हैं इनके जीवन के बारे में कि ये कहाँ से उठी थी मछली, एक समझ रहे हैं एक मछली बेचने वाली, और आज जो है भारत का नाम रोशन की है ना। तो ये अच्छा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो प्रश्न है क्या है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न जो है वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये आपको मुद्दा रहा था करंट में। तो करंट के मुद्दे के अंतर्गत जो है इस प्रश्न को ले लिया कि कौन सा देश है ना, कि कौन सा देश जो है अपने ऊंटों की आबादी में गिरावट को दूर करने के लिए जो है राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू कर रहा है। क्या चीज के लिए, तो आपको एक ऊंट देखे ही होंगे और राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू किया गया है। और पूछा जा रहा है कि किस देश के द्वारा। जब इस तरह का नाम रहेगा तो आपको प्रश्न आसान रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप गलत कर दे। क्यों गलत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ऊंट जो है सर्वाधिक जो है कहां पर देखने को मिलता है, आपको अरब प्रायद्वीप में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए या तो आप आंसर सऊदी अरब लगाइएगा या तो आप मिस्र लगाइएगा, वो दोनों को आप छोड़ ही दीजिएगा, है ना। आपके दिमाग में ये चलेगा कि चलो यहाँ पर तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर जो है आपको क्या है रेगिस्तान इलाका ज्यादा है, तो हो सकता है कि ऊंट के बारे में बात कर रहा है। यदि नहीं जानेंगे तब आप इस तरह का दिमाग लगाइएगा कि ये आंसर क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, लेकिन ये आपका प्रश्न हो जाएगा तब गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर बन रहा है, क्या आंसर बन रहा है, इसका सही आंसर बन रहा है अपना देश भारत बन रहा है। इसी वजह से ये प्रश्न आपको देना पड़ा है ना, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है पूछा रहा है कि कौन सा देश जो है अपने ऊंटों की आबादी में जो है गिरावट को दूर करने के लिए जो है राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू किया है। तो ये किस देश के द्वारा, तो ये अपने देश भारत के द्वारा।
ध्यान रखेंगे, है ना। और ऊंट जो भारत में किस राज्यों में देखने को मिलता है? भारत में यदि ऊंट की बारे में बात करते हैं तो आपको प्रमुख दो राज्यों में देखने को मिलता है, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर लगभग भारत की बात करते हैं, भारत में 90% ऊंट यदि पूछे कि किस राज्य में, तो आपको कवर करता है राजस्थान और गुजरात ही करता है ना। और ये जो है आपको राष्ट्रीय ऊंट स्थायित्व पहल जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा। और भारत के यदि पूछे कि मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये आपको सरकार के द्वारा जो है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के ये माध्यम से शुरू किया जाएगा। और वर्तमान में जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय कौन है? पता होना चाहिए आपको, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन, इस तरह से कुछ नाम है, क्या नाम है जो आपको जदयू के मंत्री हैं? राजीव रंजन सिंह है नाम उर्फ ललन सिंह अंदर लिखते हैं, ललन सिंह लिखते हैं ना। तो ये आपको देखने को मिलता है आपको क्या कि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के जो है किनके पास है? तो आपको राजीव रंजन सिंह के ही पास है। और ये आपको देखने को मिल रहा है क्या? इन्हीं के द्वारा जो है, इनके द्वारा नहीं, भारत सरकार कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो स्टार्ट किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय ऊंट स्थायित्व पहल स्टार्ट किया जाए। समझ रहे हैं बात को? और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो देश भर में विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात के जो पारंपरिक ऊंट पालन के क्षेत्रों में क्या है, ऊंटों की संख्या में जो आ रही गिरावट है उसको क्या करना है? दूर करना है। और भारत के लगभग 90% ऊंट पहले ही बता चुके हैं कि आपको इन्हीं दो राज्यों के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। किन दो राज्यों के अंतर्गत? आप राजस्थान और गुजरात देखने को मिलता है, और सब राज्यों में, लेकिन क्या है परसेंटेज उसका कम है। समझ रहे बात को? प्रश्न आसान था, लेकिन प्रश्न आसान था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, अब देखिए क्या बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति से, आपको इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं टर्म आ रहा है, तो किस देश ने जो है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जो है अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल, अब देखिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जब ऑप्शन दिया हुआ, अब बार बार आपको बोलते हैं जब देश आता है तो क्या आपको याद रखना है? देश के साथ आपको क्या प्रतिदिन बात करते हैं क्या? नहीं कि मुद्रा आपको याद रखना है, राजधानी और मुद्रा। अब देखिए यहां पर यदि आपको मुद्रा याद रहेगा, मुद्रा से प्रश्न बन जाएगा, है ना। क्या है कि रियाल जो है 4 शून्य हटाने की योजना मंजूरी दी है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि अपनी मुद्रा में जो है उस मुद्रा का नाम रियाल लिख दिया है, कि मुद्रा का नाम रियाल है, और मुद्रा में जो है 4 शून्य को क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मान लेते हैं कि 4 शून्य यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया? मान लेते हैं ये कितना आपके पास लिखा हुआ है कि ये रियाल में, या आप मुद्रा अभी पढ़ लीजिए, आप रुपया में पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। ये आपके पास कितना हुआ? 10,000, है ना। और 10,000 को क्या कर रहा है? 10,000 में से कितना शून्य को बोल रहा है हटाने के लिए? तो ये 10,000 में यदि बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कितना शून्य को हटा दो, यहाँ पर जो है 4 शून्य को बोल रहा है कि ये क्या कर दो? कट ऑफ कर दो। इसका मतलब है केवल क्या बचेगा? 1 बचेगा, है ना। तो ये 4 शून्य को जैसे हटाएंगे, तो अब देखिए, अब जो है यहाँ पर यदि आप किसी भी चीज को खरीदने जाए तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो ये आंसर बना चुके होंगे, आंसर नहीं बनाए? कोई बात नहीं, आंसर नहीं बनाया है तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर जो आप लोगों को बनेगा, इसका आंसर बनेगा, बताइए जल्दी से, रियाल कहां चलता है? बताइए जल्दी से, कहां पर चलेगा? ईरान में। कहां चलेगा? ईरान में, है ना। ये ईरान में जो है, ईरान में चलती है कौन सी मुद्रा? आपको कौन सी मुद्रा चलती है? रियाल चलती है। और रियाल के ही जो 4 शून्य है, 4 शून्य में बोल रहा है क्या? सरकार के द्वारा बोला जाता है मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति हाई हो चुकी है, 35% से ऊपर जा चुका है ना। यदि आप वहां पर जाइएगा प्याज खरीदने के लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं आलू खरीदना, आलू तो सभी को यूज कर रहे हैं, तो आलू जैसे गए आप खरीदने के लिए ठेला पर, बोलेगा कि 50,000 दो, ठीक है। 1 केजी खरीद, बोलेगा कितना? 1 केजी खरीदना है, तो वो बोलेगा कि ठीक है 1 केजी का कितना दाम? तो बोलेगा 50,000 रुपये। 50,000 रुपया नहीं बोलेगा, कितना बोलेगा? 50,000 रियाल, ठीक है। कितना बोलेगा? 50,000 रियाल। सेब गए खरीदने के लिए तो बोलेगा कितना में देना है? तो सेब वहां थोड़ा सस्ता है तो बोलेगा कितना में देगा? चलो 30,000 में, है ना, 30,000 रियाल में। 1 केजी के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 केजी आपको 30,000 में मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है, समझ रहे हैं। भारत वाला जाएगा तो वहां पर तो कहेगा कि अरे बाप रे क्या हो गया, है ना, एक बार में सारा रुपया चला जाएगा, 1 केजी खाने में ही चला जाएगा, तो जीवन कैसे यापन होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, भारतीय मुद्रा वो अलग है, यदि दोनों में तुलना कीजिएगा तो भारतीय मुद्रा के अनुसार से वो 50 से 60 रुपया के आसपास आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए गणना करने में क्या होती है, परेशानी होगी या नहीं होगी। मुद्रा आप बढ़ा दिए हैं, इसी मुद्रा को जो है 1 रुपया को हम मान लेते हैं कि बोलेंगे 10,000, अब भारत में इस तरह से अधिक कर दिया जाए तो गणना करने में क्या हो जाएगा। आप मार्केट अब जा रहे हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, जो भारत में 100 रुपया में मिल रहा है वहां पर मिल रहा है कितने में? आपको 1 लाख रुपया में मिल रहा है ना। 1 लाख रुपया में मिल रहा है तो आप क्या करिएगा, कितना रुपया लेके जाइएगा? आपको तो बाजार निकलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक तो बड़ा बड़ा नोट लेके जाना पड़ेगा। 1 लाख का नोट वहां पर चलता है, 1 लाख का नोट लेके चलना पड़ेगा, 2 लाख का नोट लेके, 5 लाख का नोट लेके चलना पड़ेगा। या तो नोट बड़ा चलाना पड़ेगा सरकार को, या क्या करना पड़ेगा,
या छोटा छोटा नोट देगा तो आपको क्या एक थैला नोट लेके जाना पड़ेगा, है ना, कुछ सामान खरीदने के लिए क्या जाना पड़ेगा, एक थैला इधर नोट भी लेके जाना पड़ेगा, उधर से आप सामान तब लेके आइएगा। तो इसी वजह से जो है सरकार क्या कर रही है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जो है आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न अच्छा है और इकोनॉमिक्स का टर्म है, समझेंगे, है ना। ये मुद्रास्फीति से क्या कर रहे हैं, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 4 शून्य को ये हटाने का यहाँ से प्रयत्न कर रहा है। ये आइए आपको जो भाषा क्या कर रहा है, आप देखिए यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाए, है ना। इमेज देखिए, ये कितना रुपया है लिखा हुआ आपको, 1 2 3 4 5, इसका अर्थ है कि 1 लाख का रुपया, है ना, 1 लाख का ये नोट है। कितने का नोट है, तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है 1 लाख का नोट है ना। मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं 10 रुपया, तो वो लेके जाएगा कि चलो बच्चे को देना है, कितना दे दिए, चलो 1 लाख रुपया, जाओ कुछ खरीद के बिस्किट लेके आ जाओ खरीद के, है ना। यहाँ पर देखने को मिल रहा है बड़ा बड़ा नोट चलता है। बड़ा नोट चलाने का वजह ही वो है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 50,000 का, वहां पर 1 लाख का, इस तरह का नोट चल रहा है, 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, है ना, 10 लाख का। अब इस तरह का बड़ा बड़ा नोट चल रहा है, क्योंकि अब इस तरह का वहां पर मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति तो उसके साथ साथ जो है ये क्या है, गन्ना में जो करना क्या कह सकते हैं, इसको बड़ा नोट रखा गया है। अब इसी को कहा गया है, क्या करना है, हम 4 शून्य को डायरेक्ट हटा देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 4 शून्य था, तो अब जो है ये कितना रियाल बन जाएगा, 5 रियाल बन जाएगा, है ना। दाम वही रहेगा लेकिन 5 रियाल बन जाएगा। तो सभी चीज का उस तरह से हो जाएगा, पूरा देश में उस तरह हो जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ क्या करेगा, 4 शून्य को क्या करेंगे, हटा देंगे, 2 शून्य 4 शून्य, है ना। तो अब कितना बचेगा, केवल क्या बचेगा, 10 रुपया बचेगा। 10 रुपया नहीं बचेगा, रियाल बचेगा। यहाँ पर 5 रियाल बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 10 रियाल बचेगा। और जो लेके जाते थे हम लोग मार्केट, लेके जाते थे 1 लाख, और 1 लाख अब क्या आसान हो गया, अब बच्चे को देंगे, बोलेंगे क्या 10 रियाल, और 10 रियाल में आसानी से कोई भी वस्तु खरीदा जा सकता है। तो वस्तु का भी दाम स्वाभाविक बात है कम हो जाएगा, कम तो नहीं होगा लेकिन उसका कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक रूप से होता है वो चेंज हो जाएगा। तो आसान होता है, गणना करना आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं तो जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे होंगे, अब उनको कुछ किसी भी चीज को खरीदना है, जो मान लेते हैं कि 1 करोड़ में है, तो 1 करोड़ भारत मान लेते हैं कि 1 करोड़ में है, तो वहां पर समझिए कितना अरब हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा मुद्रा है, तो स्वाभाविक बात है कि अरबों में चला जाएगा, हो सकता है खरबों में भी चला जाए। तो गणना करना मुश्किल हो जा रहा है सरकार के लिए या आम व्यक्तियों के लिए। इसी वजह से जो है यहाँ पर किया जा रहा है क्या, इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, ईरान सरकार के द्वारा जो है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, वित्तीय लेन देन को सरल बनाने के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से जो है 4 शून्य को हटाने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जो है आपको 10,000 पुराने रियाल जो है अब कितना में बदल जाएगा, तो अब जो है एक नया रियाल बन जाएगा। 10,000 वाला जो आपको पुराने रियाल है उसका कितना हो जाएगा, दाम कितना हो जाएगा, ये एक नया रियाल के बराबर हो जाएंगे। और यह मौद्रिक बदलाव जो है अगले कुछ वर्षों में जो है लागू होने वाले हैं। अभी लागू नहीं हुआ है, मंजूरी दी गई है। ऐसा नहीं ना एक दिन में परिवर्तन हो जाएगा सारा रुपया, इसको समय लगेगा। एक दिन में परिवर्तन होगा तो वही भारत वाला हाल हो जाएगा 8 नवंबर 2008 के आसपास। कब 8 नवंबर 2015 क्या था, 2016 है ना, 8 नवंबर 2016 था, सॉरी हाँ 8 नवंबर 2016। तो वो स्थिति नहीं हो, इसी वजह से इसको धीरे धीरे परिवर्तन कर दिया जाएगा। चलिए मैसेज आप लोगों का क्या आ रहा है, 4 का बी, चलिए 4 का बी सही है। आइए यहाँ पर जो है आप समझ रहे होंगे, बात को समझ रहे होंगे, आसानी से समझ रहे होंगे। तो ये जो है आपको देखने को, इसका उद्देश्य क्या है, जनता के आर्थिक गणना को क्या करना है, इसको सरल बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है, जनता के लिए आर्थिक गणना को क्या करना है, आसान बनाना है, सरल बनाना है। और नाम आया है किस देश का, तो ईरान का आया है। और बार बार बोलते हैं ईरान का आया है, तो ईरान की जो राजधानी है क्या है, ईरान की राजधानी आपको तेहरान। और मुद्रा देखिए लिखा हुआ था, मुद्रा भी यदि आपको याद रहता है तो आप प्रश्न आसानी से बना सकते थे। मुद्रा क्या है, रियाल है। राष्ट्रपति की यदि बात करते हैं कि यहाँ पर जो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आपको मसूद पेजिशकियान है। कौन है, राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान है। और ईरान अच्छे से याद रखना है, ईरान से भारत का जो है संबंध अच्छा संबंध है, क्योंकि हम लोग इससे क्या खरीदते हैं, इससे जो है क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं। और ईरान को जो है हम लोग अपने भारतीय रुपया में लेन देन करते हैं। व्यापार किसमें करते हैं, भारतीय रुपया में करते हैं, या अनाज संबंधी करते हैं। ईरान से क्या करते हैं, या तो ऐसा करते हैं कि उधर से वो क्रूड ऑयल भेज देता है, हम लोग इधर से क्या भेज देते हैं, उसको जो अनाज का आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास जो है खेती करने के लिए उतना जो होना चाहिए जमीन योग्य भूमि वो नहीं है ना, जो खेती करने योग्य भूमि तो वो नहीं है, तो उसको क्या चाहिए, आवश्यकता है अनाज का। तो हम लोग क्या भेज देते हैं, चलो तुमको क्या गेहूं की आवश्यकता है तो इधर से गेहूं भेज देते, चावल भेज देते हैं, तुम उधर से क्या भेज दो, क्रूड ऑयल भेज दो। तो एक तरह से आदान प्रदान हो रहा है, सामान का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अदर देश से क्या कैसे करना पड़ता है, आपको डॉलर में जो है खरीदना पड़ता है। आइए बातचीत करते हैं, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और अगला प्रश्न आसान प्रश्न है कि भारत में जो है मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है।
पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है कि जो कि मदरसा, समझ रहे हैं, मदरसे में आसपास देखेंगे मदरसा, जो इस्लाम संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं वो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं उर्दू पढ़ने के लिए, या ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पर आपको मदरसा में उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक तरह से कह सकते हैं इस्लाम संप्रदाय के जो बच्चे हैं अपने आसपास भेजते हैं, कहाँ, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हैं। और मदरसा में यदि पढ़ने के लिए भेजते हैं तो समझ ही रहे हैं कि स्थिति वहां पर पढ़ाई उतनी अच्छी से होती नहीं है, और उसके बाद जो है उसके दिमाग में क्या भर दिया जाता है, कचरा भर दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एक राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दे रहा है ना। तो मदरसा बोर्ड को जो समाप्त करने वाला राज्य आपको देखने को मिला, बताइए जल्दी से ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो भारत में जो है मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, पहला है, पहला जब भी आता है तो आपको बार बार बोलते हैं आंसर दीजिए, है ना। क्या आपके लिए प्रश्न सही प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। और यदि आपके प्रश्न आप आसान ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है, आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश, क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ। तो आंसर उत्तर प्रदेश नहीं होगा, क्या आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा उत्तराखंड होगा। क्या होगा आंसर, उत्तराखंड होगा। क्या आंसर होगा, ये उत्तराखंड होगा। और उत्तराखंड में आपको पहले ही बता चुके हैं, स्वतंत्र भारत के बाद जो है आपको सिविल संहिता जो आपको देखने को मिल रहा है, कहां पर देखने को मिल रहा है, आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो है सभी को जो है एक जैसी शिक्षा प्राप्त हो, क्या होना चाहिए, सभी को एक जैसी शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। इसी वजह से उत्तराखंड जो है अपने जो जहां पर मदरसा बोर्ड चलती है, तो मदरसा को क्या किया जा रहा है, मदरसा को समाप्त। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य बन चुका है कि जो कि मदरसा बोर्ड को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है ना। तो मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला जो राज्य बन चुका है वो कौन सा राज्य, आपको ध्यान रखना, कौन सा, आपको उत्तराखंड याद रखना है। और वो इसी वजह से जो है उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है क्या, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है, उत्तराखंड में जो है अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को जो है राज्यपाल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मंजूरी दे दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड में जो है मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और सरकार का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश जो प्रत्येक बच्चा है, प्रदेश के जितने भी प्रत्येक बच्चे हैं, है ना, इनको कह सकता है कि किसी भी वर्ग के हो या किसी भी समुदाय को हो, समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ ये क्या हो, आगे बढ़े। तो सभी को समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिले। और जितने भी प्रदेश के बच्चे हैं, जो खास करके कौन से प्रदेश के, तो ये उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं सभी को क्या मिलना चाहिए, कि वो किसी भी समुदाय के हो या किसी भी वर्ग के हो, तो उसको जो है समान शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। इसी वजह से जो है मदरसा बोर्ड को क्या कर दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया। उर्दू नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा कि उर्दू को समाप्त कर दिया जा रहा है। किसको समाप्त कर दिया जा रहा है, ये मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया जा रहा है। तो 6 का आंसर आप दे रहे हैं डी, चलिए सही है। तो यहाँ पर जो है आपको उत्तराखंड जैसे ही नाम आया है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी सभी को मालूम होगा देहरादून है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, राज्यपाल है। और राज्यपाल ही आपको याद रखना है, और सभी चीज आपको याद रहता है। लोकसभा की सीटें आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की सीटें कितनी है, 5 सीटें आपको देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की कितनी सीटें, आपको 3 सीटें देखने को मिल रहा है, जो कि आपको उत्तराखंड में है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड जो है अब एक ऐसा राज्य बन चुका है जो कि मदरसा बोर्ड है ना, मदरसा में देखते होंगे इसी तरह से पढ़ाई होती है, ठीक है। अलिफ बे ते से जीम जाल रे है ना, पढ़े होंगे, पढ़े हैं उर्दू, अलिफ से स्टार्ट होता है, अलिफ से इस तरह से स्टार्ट होता है कि अलिफ, है ना, इस तरह से आप पढ़े होंगे कि अलिफ बे, उसके बाद ते, इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो अलिफ बे ते से जीम जाल रे है, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। उर्दू वैसे भाषा अच्छा है, ठीक है, आपको सीखने को, आपका लैंग्वेज अच्छा होगा, तो ये भाषा अच्छा है। भाषा से आपको ये नहीं करना है, क्या कह सकते हैं, नफरत नहीं करना है किसी भी भाषा से, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एकदम दे देना है कि इस्लाम का भाषा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भाषा किसी का भी किसी धर्म से नहीं है जुड़ा हुआ। चलिए, भाषा एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो भाषा किसी भी, जैसे बिहार में आप देखने को मिलता है मैथिली देखने को मिलता है, अंगिका देखने को मिलता है, भोजपुरी देखने को मिलता है। तो ये क्या एक स्पेशल एक अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है। मगही देखने को मिलता है ना। और जैसे अब आते हैं पूरे देश की बात करते हैं तो बांग्ला भाषा, क्या बांग्ला भाषा है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कर्नाटक में आपको क्या देखने को मिलता है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषा भारत में चलती है। तो ये क्या है, क्षेत्र को एक तरह से डिपेंड करता है। और भारत में कह सकते हैं कि जो पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर ही बना था, आंध्र प्रदेश, जो आपको बनता है 1 नवंबर 1956 को जो गठन होता है वो भाषाई आधार पर ही होता है। कौन से भाषा पर, तो यहाँ वहां पर जो आपको देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है,
तेलुगु, तेलुगु भाषा के आधार पर जो है आपको आंध्र प्रदेश का पहला गठन होता है। उसके बाद आपको पढ़ा चुके हैं कि 1966 ईस्वी में जो है आपको कौन चेंज परिवर्तन होता है, तो 1966 में आपको भाषाई आधार पर देखने का होता है पंजाब और हरियाणा में भी अलग अलग होता है। हरियाणा वाले जो है हिंदी बोलते हैं, पंजाब वाले जो है पंजाबी बोलते हैं। तो ये सब क्या डिनोट करता है, क्षेत्र को डिनोट करता है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए भाषा से ऐसा नहीं कि भाषा को ले लेना है कि एकदम इस्लाम वाले पर छोड़ देना है कि उर्दू जो है इस्लाम का भाषा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न जो आप लोगों के पास है क्या है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन जो है कहां किया गया है? क्या नाम है कि आपको 69 में है ना कि 69, अरे चलिए यहां पर है कि 69वें आपको राष्ट्रीय स्कूल खेलों का जो उद्घाटन है पूछा रहा है कि कहां पर किया गया है। तो इसका सही आंसर कहां पर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर किया गया है ना। क्या बन रहा है आप लोगों से प्रश्न? चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आपको उमर अब्दुल्ला है। आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। और इनके द्वारा ही जो है श्रीनगर के आपको टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में जो है 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का क्या किया है, इन्होंने उद्घाटन किया है। किनके द्वारा? तो ये उमर अब्दुल्ला के द्वारा। और इन कार्यक्रम का जो प्रतीकात्मक रूप से फुटबॉल से क्या, सीधी सी बात है, फुटबॉल किक मार के किया गया, स्टार्ट किया गया। तो इस साल के जो है आपको देखने को मिलता है क्या, नेशनल स्कूल गेम्स देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें जो है यहाँ क्या कर रही, हिस्सा ले रही। कहां पर? ये तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर तो ये तो आपको रहा कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कहां पर उद्घाटन किया गया और कौन सा खेल है। तो ये आपको नेशनल स्कूल गेम्स है जो कि 69वां एडिशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी बच्चे हैं इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे ही नाम आया जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। जम्मू कश्मीर के वो आपको मुख्यमंत्री वैसे बता चुके हैं। और जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो जम्मू कश्मीर की सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान में राजधानी है आपको देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी होते हैं और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है आपको श्रीनगर है। जबकि बात करें कि शीतकालीन राजधानी, तो शीतकालीन राजधानी आपको कौन सा है, जम्मू है। याद रखे रहेगा आपको 2 राजधानी किसका, जम्मू कश्मीर का, एक श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी और जम्मू जो कि आपको शीतकालीन राजधानी। उसके बाद यदि बात करें आपको मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल क्यों है? क्योंकि ये जो है आपको 31 अक्टूबर 2019 से क्या है, आपको केंद्र शासित प्रदेश है। और 31 अक्टूबर 2019 से यदि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो वर्तमान में यहाँ पर जो आपको उपराज्यपाल देखने को मिल रहा है, कौन देखने को मिल रहा है, आपको मनोज सिन्हा देखने को मिल रहे हैं। कौन है वर्तमान में? तो आपको मनोज सिन्हा देखने को मिल रहा है ना। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जो है आपको कौन दिखाई पड़ रहा है, उमर अब्दुल्ला दिखाई पड़ रहा है। कहां पर उमर अब्दुल्ला दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है इतने इमेज में आपको कहां पर खोज मिल रहा है, यहाँ पर देखिए अच्छे से गौर से, इस जगह है ना। ये जो आपको देखने को मिल रहा है यही है उमर अब्दुल्ला। और इनके द्वारा क्या उद्घाटन किया गया है, आपको नेशनल जो बच्चे वाले जो स्कूल वाला जो गेम्स होता है ना, इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं और इसमें जो है देश भर के जो 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो बच्चे हैं इनमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये स्कूल वाला है तो बच्चे ही भाग लेंगे, इसमें स्वाभाविक बात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको जो है इसमें ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न को क्या करना है, आपको हेडिंग लाइन में अच्छे से याद करके रखना है ना। क्या करना है, इस प्रश्न को जो है आपको अच्छे से VVI करके याद रखेंगे। चलिए इसको अच्छे से याद रखिए, VVI लगा लीजिएगा। और VVI का अंतर्गत क्या है, शास्त्र रामानुजन, क्या है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से जो है किसे कह सकते हैं कि सम्मानित किया जाएगा। अभी गया नहीं है ना, कि आने वाले दिनों में जो है आपको क्या है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। और रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखेंगे, आपको बताएंगे रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सभी बात करते चलेंगे है ना। कि रामानुजन, ये भी पूछा जाता है कि रामानुजन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर जो है कि आपको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है किसको प्राप्त होगा, ये किनको दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है, किनको दिया जाएगा। आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, अलेक्जेंडर डन होगा। क्या होगा, अलेक्जेंडर डन है ना। ये जो आपको देखने को मिल रहा है अलेक्जेंडर, इन्हीं को जो है प्राप्त होगा कौन सा, आपको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्राप्त होगा। और 2025 वाला, तो 2025 वाला शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्राप्त होगा, किनको प्राप्त होगा, नाम एक बार फिर से, तो ये आपको नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर है ना। तो आपको अलेक्जेंडर स्मिथ यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए डेन है लिखा हुआ है, स्मिथ होगा यहाँ पर आपको डॉक्टर अलेक्जेंडर डेन होंगे है ना। ये आपको जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं।
और इनको जो ये पुरस्कार दिया जा रहा है किस क्षेत्र में, रामानुजन पुरस्कार जो दिया जाता है किस वजह से दिया जाता है, तो ये आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ना। गणित के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम किया होता है तो उनको जो है ये पुरस्कार प्राप्त होता है। कौन सा? आपको रामानुजन पुरस्कार। तो ये प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है जो कि आपको प्राप्त हो रहा है इस बार, अलेक्जेंडर डेन को प्राप्त हो रहा है। और ये पुरस्कार जो है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास आपको रामानुजन के कह सकते हैं कि कार्यों से प्रभावित होकर ये पुरस्कार बनाया गया है और दिया जाता है किनको? युवाओं को दिया जाता है। और वैसे युवाओं को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में काम करते हैं और 32 वर्ष की आयु के ही हो, है ना। 32 वर्ष से कम, यहाँ पर एक आयु फिक्स किया गया है कि 32 वर्ष से कम आयु के हो उन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। केवल उन्हीं गणितज्ञों को प्राप्त किया जाएगा जो कि 32 वर्ष से कम आयु के हो, है ना। यहाँ पर एक फिक्स है, क्या है? उम्र फिक्स कर दिया गया कि 32 वर्ष से कम उम्र के, सभी को नहीं दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है आपको 2005 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में आपको स्थित सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी के द्वारा ये स्टार्ट की जाती है। तो याद रहेगा, उम्मीद है कि आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि 2025 वाला जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डॉक्टर अलेक्जेंडर डेन है इनको प्राप्त हुआ है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है यही है आपको अलेक्जेंडर डेन, है ना। और इन्हीं को मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, तो आपको आने वाले दिनों में जो है इनको पुरस्कार जो है प्राप्त होगा। आपको कौन सा? रामानुजन पुरस्कार प्राप्त होगा। ध्यान रहेगा। तो ये पुरस्कार जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं खेल से संदर्भित ये प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कौन सा प्रश्न है। आइए जल्दी से बनाने का प्रयत्न करते हैं इस प्रश्न को। हाल ही में ईरानी कप, क्या खेल देखते होंगे तो आप लोग बता सकते हैं? क्रिकेट तो देख रहे हैं ना, क्रिकेट तो सभी कोई देखते हैं, लेकिन आप लोग ईरानी कप के बारे में ज्यादा जानकारी आप लोगों के पास नहीं रहता है। इसी वजह से जो ज्यादा जानकारी नहीं रहता है वही तो प्रश्न पूछता है ना। यहां पर पूछा जा सकता है आप लोगों, क्या हाल ही में जो है ईरानी कप 2025 का जो है खिताब किसने जीता है? तो ईरानी कप का खिताब किसके द्वारा जीता? क्या आप आंसर दे सकते हैं? आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। यदि आप आंसर देना चाहते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं ना, कि ईरानी कप 2025 का जो है खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? विदर्भ के द्वारा। किसके द्वारा? विदर्भ का एक टीम है ना, जो कि रणजी जीतता है, जो रणजी जीतता है। और रणजी जीतने वाले टीम और किसमें मैच होता है? शेष आपको भारत के बीच में होता है और उसमें जो है जीत जाता है। कौन सा जीत जाता है? आपको रणजी भी जीता हुआ है विदर्भ, और इसी के साथ जो है आपको ईरानी कप 2025 भी कौन जीत रहा है? आपको विदर्भ की टीम ही जीत रहा है ना। यहां पर जो है आपको देखने को मिलता है कि आपको ईरानी कप 2025 का जो मैच है आपको रणजी चैंपियन के है ना। रणजी चैंपियन क्या है? तो यहाँ पर रणजी चैंपियन आपको देखने को मिलता है विदर्भ ही है। तो रणजी चैंपियन आपको विदर्भ और किसके बीच में? जो शेष आपको इंडियन टीम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ इंडिया की टीमों के बीच जो है खेला गया। तो शेष आपको इंडियन टीम जो है उसके बीच में खेला जाता है। और नागपुर के मैदान पर जो खेले गए इस मैच में जो है विदर्भ की टीम ने जो है क्या होती है? आपको जीतती है ना। और पराजित कौन हो जाता है? तो आपको शेष जो आपको इंडिया है वो क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और इससे पहले भी आपको ये तो 2025-26 के बारे में बात कर रहे हैं। ईरानी कप किसके द्वारा? तो आपको विदर्भ के द्वारा जीता जा रहा है। इससे पहले भी विदर्भ जो है आपको देखने को मिलता है 2017-18 में जीत चुका है और 18-19 में जीत चुका है ईरानी कप। इसका मतलब है कि इस बार जो है ये तीसरा बार जीता है ईरानी कप। किसके द्वारा? विदर्भ के द्वारा। याद रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा। विदर्भ पूछा जाता है और ईरानी कप आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह से सेशन लिखा जाता है 25-26 का, है ना। सेशन इसका ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब है जैसे आप सेशन देखिएगा तो जो पहले वाला है वर्ष, यदि आपको केवल याद रखना है तो वो पहले वाला वर्ष होगा। यहाँ पर जैसे 2017-18 लिखा हुआ तो इसका मतलब है 17, 2018-19 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपको 18 लिखा हुआ है ना। लेकिन सेशन आपको ईरानी कप में ऐसे ही लिखा जाता है, रणजी में भी जो है ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है ईरानी कप और रणजी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। रणजी भी पूछा जाता है कि रणजी जो है इस बार जो है 2025 का रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है? तो ये किसके द्वारा खिताब जीता गया? तो ये भी विदर्भ की टीम ही जीती है। और उसके बाद ईरानी कप भी किसके द्वारा जीता गया है? तो ये विदर्भ की टीम ही जीते हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और ये प्रश्न एक बार करवा चुके हैं, कल भी करवा चुके हैं, एक बार फिर से लिए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिए हैं। क्या है प्रश्न? आपको कल के प्रश्न में था कि हवाई अड्डे का नाम जो है किन के नाम पर रखा जाएगा? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है नाम जो है किसके नाम पर रखा जाएगा? और अब आप आंसर बना सकते हैं। आपको नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दे चुके हैं तो अब तो बना सकते हैं आंसर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न पहले लेते हैं कि प्रश्न है क्या कि भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो आपको कल भी बताया है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपको देखने को मिलता है क्या है कि एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। उसका नाम क्या है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। तो सीधी सी बात है कि आंसर क्या बन जाएगा? तो महाराष्ट्र बन जाएगा। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में है उसी का उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर प्रश्न क्या है? ये क्या है? पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है। क्या है? नवीनतम हवाई अड्डा है, तो स्वाभाविक बात है कि डिजिटल होगा। तो ये पूर्णतः आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? ये डिजिटल हवाई अड्डा देखने को मिलता है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
और इस यहीं पर आपको कल प्रश्न किए थे, आपको क्या इस हवाई अड्डे का तो उद्घाटन किया ही गया है कल के दिन 8 अक्टूबर 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका जो नाम है सरकार के द्वारा, आपको जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वहां पर जो है आपको इनका कहा गया है क्या कि इसका जो है नाम परिवर्तन हो जाना चाहिए। नवी मुंबई अभी है, आपको स्थान के नाम से भी रखा गया, इसका नाम सरकार सोच रही, राज्य सरकार सोच रही क्या यहां पर इसका नाम क्या परिवर्तन करके रखा जाएगा, तो डीवी पाटिल के नाम से है ना, तो डीवी पाटिल के नाम से जो है आपको लोक नेता है, तो लोक नेता डीवी पाटिल के नाम से जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका नाम आपको परिवर्तन करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको कल के दिन जो है आपको पिछले दिनों में जो है करवा चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि आपको देखने को मिलता है क्या राज्य में भी आपको बीजेपी की सरकार देखने को मिलता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्वाभाविक बात है कि मंजूरी प्राप्त हो ही जाएगा नाम परिवर्तन के लिए। और नाम महाराष्ट्र में जो है परिवर्तन, बहुत सारे चीजों का नाम परिवर्तन किया गया है ना, बहुत सारे जिला के भी नाम परिवर्तन किया गया है। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको जैसे नाम आता है मुंबई का, तो मुंबई सीधी सी बात है आपको कहाँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ही है, और महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल याद रखिएगा है ना, यहाँ पर जो राज्यपाल हुआ करते थे सीपी राधाकृष्णन, वो बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। सीपी जो राधाकृष्णन थे और सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं क्या आपको उपराष्ट्रपति, जो पहले यहाँ के क्या थे आपको राज्यपाल हुआ करते थे है ना। तो सीपी राधाकृष्णन जो आपको उपराज्यपाल जब बन चुके हैं, तो यहाँ पर सीट हो चुका था खाली, और जब सीट खाली हो चुका था तो वर्तमान में यहाँ पर कौन है, तो गुजरात के जो आपको राज्यपाल देखने को मिलता है आचार्य देवव्रत, उन्हीं को जो है पड़ोसी राज्य है, तो आचार्य देवव्रत जो है अतिरिक्त प्रभार इनको सौंप दिया गया। किनको सौंप दिया गया है, तो आपको आचार्य देवव्रत को जो है अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। आप महाराष्ट्र भी जो है देखिए है ना, जब तक नया राज्यपाल तैयार नहीं किया जाता है तब तक हो सकता है कि किसी दिन आपको देखने को मिल जाएगा कि महाराष्ट्र के जो है नए राज्यपाल। तो अभी तक जो है किसी की घोषणा नहीं हुई, किसी को जो है एक तरह से नियुक्त नहीं किया गया। तो अभी जो है कौन कार्यकर है, तो आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के हैं, तो पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी वाले को आपको दे दिया गया कि अतिरिक्त प्रभार भी आप ही को सौंपना है। ठीक है, देखना है यहाँ पर जो यदि बात आता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी तो आपको बता ही चुके मुंबई है। और लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा कितनी सीटें हैं, आपको 48 सीटें हैं। उसके बाद राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं, आपको 19 सीटें हैं आपको राज्यसभा की। उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर्स का सेगमेंट सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आपके लिए जो है बेहतर और अच्छे प्रश्न लाते हैं जो कि आपको सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाए प्रश्न, है ना। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि आप लोगों से अंत में पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं और उसका सही जवाब क्या है बताते हैं। जैसे कि परसों के वीडियो में आप लोगों को जो है कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उसका सही जवाब क्या था एक दिन बाद बताते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या कि ये आपको कल के वीडियो में पूछे थे कि 2025 में जो है दुनिया के शीर्ष, ये आपको परसों के वीडियो में आपको ये पूरे विस्तार से बताए थे। परसों के वीडियो में यदि आप जाके देखिएगा तो ये आपको परसों के वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताया है, आप जाके देख सकते हैं। 7 अक्टूबर 2025 वाला वीडियो। यहाँ पर क्या है प्रश्न कि आपको 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में जो है भारत की राजधानी दिल्ली को जो है कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा दूसरा होगा। यदि बात करें कि प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो प्रथम स्थान पर जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको जापान का शहर कौन सा देखने को मिलता है, टोक्यो देखने को मिलता है। जापान की जो राजधानी है, तो जापान की राजधानी आपको टोक्यो क्या है, प्रथम स्थान पर है। और जबकि दूसरे स्थान पर यदि बात करें, दूसरे स्थान पर कौन सा है, आपको दिल्ली है। और यही प्रश्न था आपको कल के वीडियो में, जो कि आपका सही आंसर हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोग आंसर दिए होंगे, और जिन्होंने आंसर दिए हैं उससे बहुत बहुत शुक्रिया। जो आंसर नहीं दे रहे हैं कृपया आंसर देने का प्रयत्न करिए, है ना। चलिए हम लोग जो है आपको जो है आज का प्रश्न जाते जाते छोड़ के जाते हैं। ये प्रश्न आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, समझ रहे बात को। और कमेंट बॉक्स में आप लिखना है आप लोगों को ये प्रश्न के बारे में जितना आपको जानकारी होगा वो आप लिखने का प्रयास करिएगा। और यदि आप ये प्रश्न आपसे नहीं तैयार हो रहा है तो ये आपको तब जाके देखना होगा कहां पर, तो आपको 8 अक्टूबर का वीडियो जाके देखना होगा, है ना। तो आप 8 अक्टूबर का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और उसमें जो है आपको ये पूरे विस्तार से बताया है ना, ये प्रश्न को पूरे विस्तार से वहां पर बताया है। तो यहाँ क्या है प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग बात कर रहे हैं। इसको बोले जाता है ईपीएल, है ना। जैसे हम लोग आईपीएल देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ईपीएल है। तो ईपीएल में जो है किसको पूछा जा रहा है कि भारत में जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, आपके पास है यहाँ पर क्या 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है रामू जी, है ना। इसी तरह से बनाते रहिए और शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। जो शुरुआत से अंत तक बने रहते हैं कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलता होगा।
ऐसा नहीं है कि सीखने को नहीं मिलेगा। प्रतिदिन आपको यहाँ पर जो है नया प्रश्न रहता है और नया प्रश्न रहता है और नया नया बातें आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर घिसी पीटी प्रश्न लाया जाता है और वही प्रश्न को है कि बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ, वो प्रश्न नहीं बताया जाता है ना। यहाँ पर जो है प्रतिदिन जो है नया प्रश्न है और नया चीज आपको सीखने को मिल रहा है। कोई एक विषय नहीं है कि एक ही दिन जो है आपको सभी विषय से देखिएगा सार भी मिलेगा। किसी दिन आपको बायोलॉजी से मिलेगा, किसी दिन ज्योग्राफी से मिलता है, किसी दिन आपको आर्ट किसी पेपर से मिल जाता है, सभी से मिलता जुलता आपको कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स में सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। यदि नोट्स से संबंधित उससे महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी आपको बताते चलते हैं। चलिए ज्यादा बातचीत फिर से करेंगे, किसी दिन करेंगे, ऑफलाइन में ज्यादा बातचीत करेंगे। यदि आप लोग आते हैं तो ऑफलाइन में फिर से ज्यादा बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम लोग रखते हैं इस सेगमेंट को यहीं तक रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।